गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तहुरा शेख। टुडे वी विल लर्न यूनिट 4। उसके अंदर हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। इंडेक्स ऑफ यूनिट 4 हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं यूनिट 4 में। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस। फिर उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट्स इन प्रोसेस लाइफ साइकिल, प्रोसेस की लाइफ साइकिल देखेंगे विद डायग्राम। एंड लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस। व्हाट इज़ द प्रोसेस, प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। अ प्रोसेस इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो उसको एक्चुअली प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टिव एंटिटी एज इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। वो एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिंग का इंस्टेंस है, एग्जीक्यूशन का एक पार्ट है, इसलिए उसको एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्शन। जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो कोई पर्टिकुलर एक्शन करेगा, कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करेगा, और ये एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस। इट इज़ अ डायनामिक बाय नेचर। वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डायनामिक है। प्रोसेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। इंस्टेंस है, प्रोसेस प्रोग्राम का एक छोटा पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, एक प्रोग्राम है, उसके अंदर टोटल प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेसेस है। अब जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो ये सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होगी, ये सारी प्रोसेसेस रन होगी, और एट द लास्ट जब प्रोसेस 8 कंप्लीट होगी उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। सो वी कैन से सपोज प्रोसेस 3 को हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्राम का एक इंस्टेंस है, एक छोटा सा पार्ट है। Process is an instance of a program that is loaded from hard disk onto main memory for the execution. अब हमारा प्रोग्राम कहाँ पर सेव होगा, हार्ड डिस्क में सेव होगा। उसको एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लाया जाता है, और फिर उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है थ्रू आउट दी प्रोसेसेस। अ प्रोसेस ऑल्सो इंटरेक्ट विथ अदर प्रोसेसेस मोर फ्रिक्वेंटली। मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी रिलेटेड टू द सेम प्रोग्राम। प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 कैन इंटरेक्ट विथ प्रोसेस 7, और मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी रिलेटेड टू द सेम प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर टोटल 8 प्रोसेसेस है। 8 प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, प्रोग्राम का टास्क कंप्लीट होगा। इट हैंडल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज़ थ्रू द PCB। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ PCB, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल ब्लॉक। PCB इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए इतनी सारी प्रोसेसेस अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ट्रैक रखता होगा प्रोसेसेस का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस का PCB बनाता है। PCB इज़ अ काइंड ऑफ टेबल, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हम आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। PCB में क्या होगा, हर एक प्रोसेस का एक टेबल होगा, वो टेबल के अंदर वो प्रोसेसेस की डिटेल्स होगी, और वो डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगी। प्रोसेस 1 का अलग PCB होगा, प्रोसेस 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस के अलग अलग PCB क्रिएट होंगे, विच इंक्लूड द प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, स्टेट एक्सेट्रा। PCB क्या कंटेन करता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, उसमें प्रोसेस नंबर होता है, स्टैक होता है, स्टेट होता है, स्टेट ऑफ द प्रोसेस होता है, एक्सेट्रा। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है कि कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है, वो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। There exists a many-to-many relationship between the processes and program. यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स के बीच में मैनी टू वन रिलेशनशिप हो सकती है। मैनी टू वन रिलेशनशिप देयर कैन एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम।
विच मीन्स वन प्रोग्राम कैन इन्वोक मल्टीपल प्रोसेसेस। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि वन प्रोग्राम कैन इन्वोक मल्टीपल प्रोसेसेस, यहाँ पर टोटल 8 प्रोसेसेस है। वन प्रोग्राम कैन इन्वोक कैन रन मल्टीपल 8 प्रोसेसेस। इन अदर वर्ड मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस 1 से लेकर 8 प्रोसेस जो है वो एक ही प्रोग्राम का पार्ट है, दिस प्रोग्राम। सो वी कैन से दैट मैनी टू वन रिलेशनशिप है यहाँ पर, मैनी प्रोसेसेस एंड वन प्रोग्राम, देयर इज़ अ मैनी टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द program and the process. Now process needs resources like processing memory, IO resources to accomplish a management task. अब यहाँ पर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो उसको मेमोरी की होगी। फिर इट में पॉसिबल के प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसके इन बिटवीन उसको आईओ रिक्वेस्ट आई, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है टू अकम्प्लिश अ मैनेजमेंट टास्क। अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट कुड एंगेज अ प्रोसेसर और आईओ ऑपरेशन दैट मेक्स अ प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो प्रोसेस इट कुड एंगेज अ प्रोसेसर, वो प्रोसेसर को यूज़ करेगा, प्रोसेसर का टाइम यूज़ करेगा, सीपीयू टाइम यूज़ करेगा, और आईओ ऑपरेशंस जब भी उसको रिक्वायर होंगे तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज का भी यूज़ करेगा। दैट मेक्स अ प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम। यही एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोसेस की कि जो प्रोग्राम से डिफरेंट जाती है। प्रोग्राम क्या है, एक स्टैटिक कोड है, और प्रोसेस क्या है, एक्टिव एंटिटी है, रनिंग एंटिटी है। वो प्रोसेसर को एंगेज करती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करती है, आईओ रिसोर्सेज यूज़ करती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम। An operating system is responsible to manage all the requirements of the processes. अब प्रोसेस को जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल करने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस एट द सेम टाइम रन हो रही है सिस्टम में, तो वो सारी प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करना, वो सारी प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, वो सारा काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल। We are writing a C program. While writing and storing a program in a file, it is just a script and does not perform any action. But when it is executed, it turns into a process. Hence, process is dynamic in nature. आपने C लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसमें C प्रोग्राम आपने सपोज लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा एडिशन ऑफ 2 नंबर का C प्रोग्राम सिंपल लिखा, तो जो आपने कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है और उसको स्टोर करा है, वो प्रोग्राम बोल सकते हैं। वो आप एक फ़ाइल में सेव करते हो, फाइल में टाइप करते हो, फिर उसको सेव करते हो, तो दैट फाइल इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर फाइल सेव की गई है। अब जब उसको डायनेमिकली रन करोगे, जब उसको टर्मिनल पे रन करोगे, तो वो यूज़र से जो भी प्रोग्राम में जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे यूज़र से 2 नंबर्स मांगेगा, उसका एडिशन करेगा, देन लास्ट में उसका आंसर डिस्प्ले करेगा। दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोसेस इज़ डायनेमिक बाय नेचर। और जो आपने प्रोग्राम स्टोर करके रखा है फाइल में, दैट इज़ अ स्टैटिक। द प्रोग्राम इज़ स्टैटिक बाय नेचर एंड प्रोसेस इज़ डायनेमिक बाय नेचर। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। कोई भी प्रोग्राम हो, आपने लिखा हो या एनी अदर एल्स प्रोग्राम, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकोगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फाइल आप सेव करोगे तो उसके पीछे .exe एक्सटेंशन लगा होगा, which contains a certain set of instructions returned to complete a specific job or operation on your computer.
वो क्या करता है, प्रोग्राम्स क्या कंटेन करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है और उसको क्यों लिखा गया होता है, कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर जॉब या ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए वो प्रोग्राम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, Google browser Chrome.exe is an executable file which stores a set of instructions written in it. अब Google ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो वो Google ब्राउज़र Chrome की exe फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर होगी, सेव होगी। वो exe फाइल क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। गूगल ब्राउज़र .exe इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं गूगल ब्राउज़र Chrome.exe फाइल में। वो आपको अलाउ करता है जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हो तो वो ब्राउज़र को ओपन करेगा, उसके अंदर आप जो भी सर्च करते हो, गूगल करते हो, उसके अकॉर्डिंग वेब पेजेस आपको डिस्प्ले करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ये सारी चीज़ें आप क्यों कर सकते हो, दैट इज़ वाई पॉसिबल बिकॉज गूगल ब्राउज़र Chrome.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेन्स दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखे हुए हैं, सो यू कैन परफॉर्म दैट टास्क विद द गूगल ब्राउज़र। एनी .exe फाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी, ये तो आपने एक गूगल ब्राउज़र क्रोम का एग्जाम्पल लिया, कोई भी exe फाइल .exe एक्सटेंशन वाली फाइल होगी वो एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। A program is a passive entity because it does not perform any action by itself। जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है, वो रनिंग स्टेट में होती है, एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होती है। प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, वो एक स्टैटिक मोड में होती है। इट डज़ नॉट परफॉर्म एनी टास्क। उसके अंदर जस्ट प्रोग्राम लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड टू रियलाइज द एक्शन स्पेसिफाइड इन इट। प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, देखने के लिए कि उसके अंदर क्या एक्शंस के लिए वो प्रोग्राम लिखा गया है। जब तक प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक रियलाइज़ नहीं होगा कि ये प्रोग्राम किस एक्शन को स्पेसिफाई करता है। अ प्रोग्राम्स आर नेवर स्टोर्ड ऑन द प्राइमरी मेमोरी इन योर कंप्यूटर। प्रोग्राम हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वो कभी भी प्राइमरी मेमोरी में आपके नहीं स्टोर होता कंप्यूटर में। जब भी उसका एग्जीक्यूशन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लाती है और देन यू कैन एग्जीक्यूट द code of the program. Instead they are storing on the hard disk or a secondary memory on your PC or laptop. हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। फिर जब भी उसका एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है देन इट इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम। दिस इज़ अ टेबल, प्रोग्राम एंड दिस इज़ अ प्रोसेस। प्रोग्राम डेफिनेशन हम देखेंगे जैसे हमने आगे देखा। A program is a set of commands and instructions that perform a specific task when executed by a computer. प्रोग्राम एक सेट ऑफ कमांड्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो बनाया गया है। प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस। जो भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है वो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन जो होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट भी हो सकती है। इट मीन्स प्रोग्राम कैन कंटेन अ मल्टीपल प्रोसेसेस, और प्रोसेस को हम प्रोग्राम का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। प्रोसेस को प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट भी बोल सकते हैं जो एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम इज़ स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क इन सम फाइल डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज। अब जैसे हमने आगे देखा कि प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, वो उसको कोई भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। A process consume a some amount of assets like CPU time, main memory, IO devices to carry out its operation. अब जो प्रोसेस है वो जब रन होगी, एग्जीक्यूट होगी तो उसको अमाउंट ऑफ असेट्स, अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है
फॉर एग्जांपल CPU टाइम लेगा, वो मेन मेमोरी लेगा, हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होगा तो मेन मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के इन बिटवीन उसको IO डिवाइसेस की रिक्वेस्ट हो सकती है, IO डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। सो प्रोसेस यूज द रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम डज नॉट यूज रिसोर्सेज। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड ब्रिंग दैम टू टर्मिनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोसेस को हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड करना, उसको एग्जीक्यूशन के दौरान जो जो IO रिक्वेस्ट होती है उसको IO डिवाइसेस रिसोर्सेज अलोकेट करना, उसको देन अगेन CPU टाइम अलोकेट करना और लास्ट में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाए तो उसको टर्मिनेट करना। ये सारा टास्क, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। Has a longer lifespan because it is stored in a memory until it is not manually deleted। प्रोग्राम की जो लाइफ स्पैन है, उसका जो लाइफ टाइम है वो लॉन्गर है कंपैरेटिवली प्रोसेस से। क्यों? वाई? बिकॉज प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेमोरी। प्रोग्राम को एक बार हमने लिख दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए और सेव कर दिए तो वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। जब तक प्रोग्राम को हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो हार्ड डिस्क में सेव रहेगा। और प्रोसेस का क्या है? इट्स लाइफ स्पैन इज़ शॉर्टर, उसकी लाइफ टाइम शॉर्टर है, लिमिटेड लाइफ स्पैन है उसकी। इट गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जब आप प्रोसेस रन होगी, एग्जीक्यूट होगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी, उसका टास्क कंप्लीट होते ही वो फिनिश हो जाएगी। सो उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? जब तक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी बस इतनी ही उसकी लाइफ स्पैन है। प्रोसेस का टर्मिनेशन होते ही, प्रोसेस फिनिश होते ही वो उसकी लाइफ स्पैन, उसका लाइफ टाइम फिनिश हो जाएगा। सो प्रोसेस हैज़ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड प्रोग्राम हैज़ अ longer lifespan. Now it is considered to be a passive entity as it does nothing until it gets to be executed. जैसे हमने देखा कि प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है, वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक एंटिटी नहीं है, एक स्टैटिक कोड है। जब तक हम उसको रन करने के लिए नहीं बोलते, एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक वो स्टैटिक मोड में रहती है। नाउ प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो प्रोसेस एक्टिव एंटिटी है, वो एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में होती है, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम है, एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्राम का और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस। मेन 3 कंपोनेंट है प्रोसेस के: एड्रेस स्पेस, प्रोसेसर स्टेट एंड थर्ड वन इज OS रिसोर्सेज। पहले हम देखेंगे एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस इज़ अ मेमोरी लोकेशन दैट द प्रोसेस कैन एक्सेस। अब जब भी प्रोसेस हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होगी तो उसको मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिएगा। वो लोकेशन को क्या बोलते हैं? एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस में प्रोसेस एक्सेस हो सकती है। इट इज़ हाउ अ प्रोसेस सीज इट्स मेमोरी। प्रोसेस को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एड्रेस स्पेस के थ्रू। एवरी प्रोसेस हैज़ अ सेपरेट एड्रेस स्पेस। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, वो प्रोसेस 1, 2, 3, 4 से बना हुआ है, तो जो 4 प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेसेस है, वो 4 प्रोसेसेस के अलग अलग सेपरेट एड्रेस स्पेस होंगे। वो अलग अलग एड्रेस स्पेस से आइडेंटिफाई किए जाएंगे मेमोरी लोकेशन में। एंड एड्रेस स्पेस एनकम्पासेस मैनी पार्ट्स लाइक। अब एड्रेस स्पेस में क्या कंसिस्ट होता है? इंस्ट्रक्शंस, लोकल वेरिएबल्स, हीप एंड स्टैक। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। टेक्स्ट सेगमेंट एंड कोड सेक्शन। टेक्स्ट सेगमेंट ऑल्सो नोन एज अ कोड सेगमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट ब्लॉक है, इसको टेक्स्ट सेगमेंट बोलते हैं, कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम स्टोर होता है। इज़ अ सेक्शन ऑफ द मेमोरी विच कंटेन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। ये जो सेक्शन है
इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द मेमोरी। ये जो ब्लॉक है वो सेक्शन ऑफ द मेमोरी है। उसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो है, जो प्रोग्राम है वो कंटेन करता है ये ब्लॉक। इट मे बी प्लेस्ड बिलो द हीप और स्टैक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरफ्लो फ्रॉम ओवरराइटिंग इट। हीप और जो स्टैक है वो ब्लॉक के नीचे इसको कंसीडर किया जाता है, उसके नीचे उसको रखा जाता है टू प्रिवेंट ओवरराइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्स्ट ब्लॉक है। It is below the heap and stack. The text segment is a shareable so that only a single copy needs to be in memory for frequently executed programs. अब क्या करता है टेक्स्ट सेगमेंट इज़ अ शेयरेबल, वो शेयर कर सकता है टेक्स्ट सेगमेंट। सो सिंगल कॉपी नीड्स, एक ही कॉपी की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इट कैन शेयर टेक्स्ट सेगमेंट दूसरे के साथ, दूसरे ब्लॉक्स के साथ ये जो प्रोग्राम की कॉपी है उसको शेयर कर सकता है। सो एक ही कॉपी की रिक्वायरमेंट है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार भी वो प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट सेगमेंट विल शेयर दैट कोड। Execute such as a text editor, the C compiler, the shell and so on. So the text segment is a shareable so that only single copy needs, एक ही कॉपी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है to be in memory for the frequently executed program such as text editor, the C compiler, the shell and so on. Now finally the text segment is often read write execute to prevent a program from accidental modifying its instructions. अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो टेक्स्ट सेगमेंट है वो ओनली मोड में हो, सिर्फ रीड कर सको या तो राइट कर सको, ऐसे मोड में हो। रीड ओनली, एग्जीक्यूट ओनली मोड में हो, उसमें राइट नहीं कर सकते। मीन्स प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। जब प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम को सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हो या तो रीड कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सीडेंटल मॉडिफाइंग ना हो, कोई चेंजेस ना हो जाए ओरिजिनल प्रोग्राम के अंदर। सो इट मे पॉसिबल टेक्स्ट सेगमेंट इज़ ऑफन रीड ओनली और एग्जीक्यूट मोड। Now the data, the second last block is data. Data is a shorthand for initialized data segment. वो एक शॉर्ट हैंड है इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट के लिए। जो भी डेटा इनिशियलाइज्ड हुए हैं उनके लिए एक शॉर्ट हैंड है। इट इज़ दिस पोर्शन ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स दैट आर इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर। अब प्रोग्राम में इट में पॉसिबल कि यूज़र ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हो, जो ग्लोबल हो या स्टैटिक हो, ऐसे वेरिएबल हो, तो वो वेरिएबल का जो पोर्शन होता है, दैट पोर्शन ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। डेटा में क्या होगा, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल जो यूज़र ने इनिशियलाइज किए हैं प्रोग्राम में, वो सारे डेटा सेगमेंट में होंगे। जनरली स्पीकिंग द डेटा सेगमेंट इज़ नॉट रीड ओनली। जनरली डेटा सेगमेंट में जो डेटा जो होता है डेटा, वो रीड ओनली नहीं होता, बिकॉज यूज़र उसको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकता है। उसकी वैल्यू जो भी स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, दैट में चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द डेटा सेगमेंट टू मेक डेटा रीड ओनली। सिंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी अल्टर्ड रन टाइम, जैसे हमने बोला कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो इट में पॉसिबल कि जो भी स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं उनकी वैल्यू चेंज हो। इनफैक्ट इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनिशियलाइज्ड रीड ओनली एरिया एंड इनिशियलाइज्ड रीड राइट एरिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू चेंज इट्स वैल्यू, सो वो स्टार्टिंग में उसको रीड ओनली इनिशियलाइज्ड कर दे, और इट में पॉसिबल कि यूज़र उसको रीड और राइट एरिया में रखे। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर कैसे प्रोग्राम को कोड करता है। नाउ द BSS सेगमेंट ऑल्सो रिफर्स टू अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। जो डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज्ड नहीं किया गया प्रोग्राम में, वो सारा होगा BSS सेगमेंट में। एंड इट इज़ नेम्ड सो आफ्टर an incident assembler operator that stood for a block started by symbol.
BSS सेगमेंट्स इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट से रिफ़र किया जाता है और उसका नाम एशियंट असेंबलर ऑपरेटर के ऊपर से रखा गया है, दैट इज स्टूड फॉर ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल. Data in this segment is initialized by the OS kernel to arithmetic 0 before the program starts executing. ये आप देख सकते हो BSS ब्लॉक. यहाँ पर अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल होंगे और वो OS कर्नल के से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले ही उसको ज़ीरो अरिथमेटिक से इनिशियलाइज किया जाएगा. प्रोग्रामर ने कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है वो वेरिएबल्स का. OS कर्नल by default initialized with 0 before the execution of the program. Typically this segment start at the end of the data segment and contains all the global and static variables. ये segments कब start होगा? End of the data segment. Data segment के बाद ये segment start होगा and that contain data segments क्या contain करता है? Static और global variable. और BSS segment क्या contain करता है? Uninitialized variable. जो OS कर्नल इनिशियलाइज कर देंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा उसके पहले ही ज़ीरो से. So this segment start at the end of the data segment and contains all the global and static variables that are initialized to 0 and do not have explicit initialization in the source. जो डेटा सेगमेंट्स में वेरिएबल होते हैं उसको तो एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड किया गया होता है, सो OS कर्नल को उसको इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जो BSS सेगमेंट्स में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल होते हैं उसको OS कर्नल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले अरिथमेटिक 0 से इनिशियलाइजेशन करता है. For instance, a static variable declared static int I would be allocated to BSS segment. The BSS segment is read write. हाँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. BSS सेगमेंट जो होगा वो रीड राइट होगा, उसके अंदर हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं डेटा को. अब यहाँ पर आपने एग्जांपल में देखा कि int I नाम का वेरिएबल स्टैटिक है, दैट विल बी अलोकेटेड टू BSS सेगमेंट और वो OS कर्नल के द्वारा 0 से इनिशियलाइज किया जाएगा जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा उसके पहले. नाउ द स्टैक. Stack comes here, the stack block is here. Stack area contains the program stack of LIFO structure typically located in the higher memory addresses right below the OS kernel space. जो स्टैक एरिया होगा वो प्रोग्राम का स्टैक कंसीडर करेगा और वो LIFO स्ट्रक्चर को बिलो करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट में आउट होगा. And that is typically located in a higher memory address right below the OS kernel space. OS kernel space के बिल्कुल नीचे ही वो होता है, except the constant offset called a random stack offset. जो random stack offset होता है that may possible that is not below the OS kernel. This area is devoted to store all the data needed by the function call in the program. यहाँ पर क्या होगा कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपने प्रोग्रामर ने फंक्शंस लिखे हो और वो फंक्शन कॉल हो, वो सारे फंक्शंस जो होते हैं दैट फंक्शंस डेटा स्टोर्ड इन अ स्टैक. दिस एरिया डिवोटेड टू स्टोर ऑल द डेटा नीडेड बाय द फंक्शन कॉल. जो फंक्शन कॉल के दौरान नीड होते हैं वो सारे डेटा किस में स्टोर होते हैं? स्टैक में. स्पेसिफिकली द सेट ऑफ वैल्यू पुश्ड फॉर वन फंक्शन कॉल्ड इज नेम्ड अ स्टैक फ्रेम. A set of value pushed for one function's call is named a stack frame and consists of all the automatic values. वो क्या करता है? सारी automatic values को consider करता है. For example, local to the scope of the function's body and including any actual parameter passed as an input to the function, and the caller returns the address. अब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में फंक्शंस लिखे होंगे. हियर यू शुड नो द बॉडी ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है. तो प्रोग्रामर ने फंक्शन अगर टाइप किया हो तो इट में पॉसिबल कि फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट हो, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता हो, फंक्शन के अंदर कोड लिखा होगा. सो यहाँ पर स्टैक में क्या होगा कि जब भी whenever
दिस एरिया इज़ डिवोटेड टू स्टोर ऑल द डेटा नीडेड बाय द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर जो भी नीडेड होता है डेट इज स्टोर्ड इन अ स्टैक। अब यहाँ पर फंक्शन को पैरामीटर्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, दैट ऑल इज़ मैनेज बाय द स्टैक। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ रिकर्सिव फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड इन सी। रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं, जो फंक्शन में जो प्रोग्राम में फंक्शंस बार बार कॉल होते हैं, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो फंक्शन रिपीटेटिवली कंटिन्यूसली वो फंक्शन का कॉल होता है। ईच टाइम अ रिकर्सिव फंक्शंस कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन के अंदर फंक्शन का कॉल होता है, डेट इज़ कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। हर टाइम फंक्शन इटसेल्फ कॉल्स इट्स फंक्शन। अ न्यू स्टैक फ्रेम इज़ अलोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जब इस टाइप का रिकर्सिव फंक्शन होगा तब क्या करेगा, न्यू स्टैक फ्रेम इज़ अलोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक में जब भी फंक्शन कॉल होगा अगेन न्यू स्टैक अलोकेट की जाएगी। थस द सेट ऑफ द वेरिएबल विद इन वन कॉल आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दोज अदर फंक्शन कॉल। अब जब ये कंटिन्यूसली फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है तो जो प्रीवियस फंक्शन कॉल था दैट इज सेपरेट फ्रॉम द न्यूअर फंक्शन कॉल। अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ट्रैक्स द टॉप ऑफ द स्टैक। जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है वो क्या करता है, ट्रैक्स द टॉप ऑफ द स्टैक। जो स्टैक का टॉप होगा उसको ट्रैक करेगा। हाउ मच ऑफ द स्टैक एरिया द प्रोसेस इज करेंटली यूजिंग। कितना स्टैक एरिया प्रोसेस के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। एंड इट इज़ एडजस्टेड ईच टाइम अ वैल्यू इज़ पुश्ड ऑन द स्टैक। अब लीफो में क्या होगा, वैल्यू ऊपर से इंसर्ट होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट को वो नेचर को फॉलो करेगा। इट इज़ एडजस्टेड ईच टाइम, हर टाइम वो वैल्यू को एडजस्ट करेगा। जब भी स्टैक में पुश्ड होगा, जब भी स्टैक में कोई वैल्यू ऐड होगी वो हर टाइम उसकी वैल्यू को एडजस्ट करेगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। इफ़ द स्टैक पॉइंटर मीट्स अ हीप पॉइंटर और इफ़ इट इज़ इवेंचुअली रीच द लिमिट पोजेस by r limit stack the available free memory is exhausted। अब इट में पॉसिबल के जो स्टैक पॉइंटर है वो हीप पॉइंटर से मिल गया। इट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि लिमिट फिनिश हो गई, लिमिट पोस्ट हो गई बाय आर लिमिट स्टेक, देन इट विल देन अवेलेबल फ्री मेमोरी इज़ एग्जॉस्टेड। अब फ्री मेमोरी नहीं है उसके पास, मेमोरी एग्जॉस्ट हो गई। Now we will see heap. Heap is a segment where dynamic memory allocation usually टेक प्लेस। हीप में क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन होगा। जो मैलॉक, न्यू, फ्री, डिलीट ये सारे फंक्शन से प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे जो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन होता है वो सारा हीप सेगमेंट में होगा। टू अलोकेट अ मेमोरी रिक्वेस्टेड बाय द प्रोग्रामर फॉर द वेरिएबल हुज साइज कैन बी ओनली नोन एट द रन टाइम एंड कैन नॉट बी स्टैटिकली डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कोई भी एरर होती है तो प्रोग्राम को कंपाइल टाइम एरर देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैलॉक, न्यू, फ्री ये सारे फंक्शन से मेमोरी अलोकेट की जाएगी डायनामिकली, तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले पता नहीं होगा कि ये सारे की साइज़ कितनी है, वेरिएबल्स की साइज़ कितनी है। जब प्रोग्राम रन होगा तब डायनामिकली इनको जो साइज़ होगी वेरिएबल्स की उसके अकॉर्डिंग उनको मेमोरी अलोकेट की जाएगी। ये सारे जो डायनेमिकली अलोकेटेड वेरिएबल्स है वो सारे हीप सेगमेंट्स में आएंगे जिनकी साइज़ पहले से नोन नहीं होगी। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनकी साइज़ नोन होगी और उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनको मेमोरी में स्पेस दी जाएगी। द हीप एरिया बिगिंस एट द एंड ऑफ द BSS सेगमेंट। जो BSS सेगमेंट्स है उसके एंड में हीप एरिया को रखा गया है एंड ग्रोस अप टू द हायर मेमोरी एड्रेसेस। हायर मेमोरी एड्रेसेस की तरफ वो जाता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय द मैलॉक, न्यू, फ्री, डिलीट ये सारे फंक्शंस हैं जो डायनामिकली मेमोरी अलोकेशन डीअलोकेशन के लिए यूज़ होते हैं। प्रोग्राम के रन टाइम मेमोरी अलोकेट होती है वेरिएबल को, वेरिएबल की जो भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग। विच में कोज अ BRK SBRK सिस्टम कॉल टू एडजस्ट इज
साइज़ SBRK सिस्टम कॉल हो सकता है वेरिएबल की साइज़ को एडजस्ट करने के लिए रन टाइम. This area is shared by all shared library and dynamically loaded modules in a process. This area is shared by all the libraries. ये जो heap segments है वो सारी लाइब्रेरी को शेयर होता है and dynamically loaded modules in a process. और जो डायनामिकली लोडेड मॉड्यूल्स होते हैं वो हीप सेगमेंट्स कंसीडर करता है. Now we will see the processor state. A processor states are CPU registers associated with the running process. जो भी running processes होगी उसके associate है processor state, and that are the CPU register. The CPU register hold the results so far of running the code of the processes. जो programs run हो रही है वो programs का जो रिज़ल्ट होता है दैट होल्ड द रजिस्टर. इट इंक्लूड्स द जनरल पर्पस रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक काउंटर एक्सेट्रा. अब रजिस्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? जनरल पर्पस रजिस्टर होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, स्टैक काउंटर होगा एक्सेट्रा. द इंफॉर्मेशन ऑन दिस रजिस्टर मस्ट बी स्टोर्ड and restored as the process is swapped out of the memory and later restored. यहाँ पर क्या होगा? जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी दैट मस्ट बी स्टोर्ड एंड रीस्टोर्ड. वो स्टोर्ड हो सकती है, बाद में फिर से रीस्टोर्ड हो सकती है जब प्रोसेसेस मेमोरी में से स्वैप हो और फिर से मेमोरी में आए, मेन मेमोरी में लोड हो. मेन मेमोरी में से जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाए और फिर अगेन दैट प्रोसेस कम्स इनटू मेन मेमोरी, then the register will restore the information. फिर से प्रोसेस मेन मेमोरी में आकर रन होगी तो रजिस्टर्स में सारी वैल्यूज़ फिर से रीस्टोर्ड होगी. OS resources. It contains the different OS state related with the processes. जो भी प्रोसेस के रिलेटेड जो भी स्टेट होंगे वो सारे OS resources में कंटेंस होंगे. फॉर एग्जांपल ओपन फाइल, नेटवर्क सॉकेट्स एक्सेट्रा. The operating system maintains a process table to store these details of the each process. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्रोसेस टेबल बनाता है हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए प्रोसेस टेबल बनाता है. जैसे हमने देखा कि एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसेस को कंटेन कर सकता है, सो मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए मल्टीपल टेबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा. 1 2 3 प्रोसेसेस है तो 1 2 3 प्रोसेसेस के लिए सेपरेट प्रोसेस टेबल होंगे और वो सारे टेबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा. Now we will see conceptual model of multi-programming. A conceptual model to simplify the management of the several parallel processes is being executed while designing an operating system. Conceptual model क्या करता है? वो simplify करता है मैनेजमेंट ऑफ सेवरल पैरेलल प्रोसेसेस. अब यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेवरल प्रोसेसेस पैरेलल चल रही है तो वो सारी प्रोसेसेस के मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल. द डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेज ऑल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स ऑन अ सिस्टम इनटू अ नंबर ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसेस. वो जितनी भी नंबर ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसेस है प्रोग्राम्स की वो सारी प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करता है conceptual model. The CPU has a multi-programming capability where it switches between the processes back and forth to manage their execution. अब CPU के पास multi-programming capability है तो वो क्या करता है? CPU प्रोसेसेस को switches करता है back and forth to manage their execution. उसके execution को manage करने के लिए प्रोसेसेस को आगे पीछे ऐसे switches करता रहता है because CPU has a multi-programming capability. सो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल मॉडल वो प्रोसेसेस को मैनेज करेगा. जब भी प्रोसेसेस स्विचेस होगी तो दैट प्रोसेसेस मैनेज्ड बाय कॉन्सेप्चुअल मॉडल. Every process has its own virtual program counter that will be placed onto the actual physical counter of the system when process runs. जब भी process run होती है तब each process
ईच प्रोसेस के पास क्या होता है, वर्चुअल प्रोग्राम काउंटर होता है, एंड दैट विल बी प्लेस्ड ऑन टू द एक्चुअल फिजिकल काउंटर. एक्चुअल फिजिकल काउंटर पे उसको प्लेस किया जाता है जब भी प्रोसेस रन होती है तब. नाउ हियर द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड 1 प्रोसेसर फिजिकल प्रोग्राम काउंटर इट हैज़, एंड 3 लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर फॉर द ईच प्रोसेस. ये लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर फॉर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड दिस इज़ फॉर द प्रोसेस 3. इन द मेमोरी के अंदर 3 फिजिकल प्रोग्राम लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर है, प्रोसेसर के अंदर एक फिजिकल प्रोग्राम काउंटर है, एंड हियर द CPU इज़ फ्री, नो प्रोसेस इज़ रनिंग. नाउ कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रही है, नो डेटा इन द फिजिकल प्रोग्राम काउंटर. फिजिकल प्रोग्राम काउंटर में अभी कोई भी डेटा नहीं है. नाउ CPU इज़ अलोकेटेड टू द प्रोसेस 1. CPU प्रोसेस 1 को अलोकेट किया गया. नाउ प्रोसेस 1 इज़ इन रनिंग स्टेट. द डेटा ऑफ द P1 इज़ कॉपीड फ्रॉम इट्स लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर टू द फिजिकल प्रोग्राम काउंटर. जो प्रोसेस 1 जो है वो कॉपी की गई उसके लॉजिकल, ये जो लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर है वहाँ से फिजिकल प्रोग्राम काउंटर में वो कॉपी की गई प्रोसेस P1. Now CPU switches from process 1 to process P2. अब as CPU have a multi-programming capability, then CPU ने switch किया process 1 से process 2 की तरफ. अब CPU किसको allocate किया गया, process 2 की तरफ, process 2 को, और process 2 अभी अब running state में है. तो यहाँ पर क्या होगा, data of the P1 is copied back to the logical program counter. जो P1 प्रोसेस का डेटा फिजिकल प्रोग्राम काउंटर में कॉपी किया गया था वो बैक जाएगा प्रोसेस 1 के लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर में. अब प्रोसेस 2 रनिंग स्टेट में है तो प्रोसेस 2 का लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर डेटा जो प्रोसेस 2 है उसको कॉपी करेगा फिजिकल प्रोग्राम काउंटर में. डेटा ऑफ द प्रोसेस 2 इज़ कॉपीड from it to the logical counter to the physical counter. Now CPU switches from the process 2 to process 3. अब CPU क्या करता है, स्विच करता है प्रोसेस 3 पे. प्रोसेस 3 अब रनिंग स्टेट में है. CPU किसको अलोकेट किया गया है, प्रोसेस 3 को. डेटा ऑफ द प्रोसेस 2 इज़ कॉपीड बैक इट्स लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर. जो फिजिकल प्रोग्राम काउंटर के पास जो प्रोसेस 2 का डेटा था वो प्रोसेस 2 कॉपी बैक हो गया उसके लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर में, और डेटा ऑफ द प्रोसेस 3 इज़ कॉपीड from its logical counter to logical program counter to the physical program counter. जो प्रोसेस 3 है वो कॉपी होगी उसकी लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर से फिजिकल प्रोग्राम काउंटर पर. यहाँ पर हमने देखा कि कैसे CPU स्विचेस होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रोग्राम का जो लॉजिकल काउंटर है और जो फिज़िकल काउंटर है उसके बीच में डेटा स्वैपिंग होता है. वो हमने देखा कॉन्सेप्चुअल मॉडल में. नाउ प्रोसेस मॉडल. यहाँ पर जो फिगर 1 है वो बता रही है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ 4 प्रोग्राम्स इन अ मेमोरी. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ 4 प्रोग्राम्स, 4 प्रोग्राम्स ABCD का मल्टी प्रोग्रामिंग है मेमोरी में. जो फिगर B बता रही है वो बता रही है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ 4 इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, अ सिक्वेंशियल प्रोसेसेस ईच विथ इट्स ओन फ्लो ऑफ कंट्रोल. 4 इंडिविजुअल प्रोसेसेस है, प्रोसेस A, B, C एंड D, एंड हर एक का सिक्वेंशियल प्रोसेसेस ईच विथ इट्स ओन फ्लो ऑफ कंट्रोल. हर एक का कंट्रोल ऑफ फ्लो अलग है, सेपरेट है. इट्स ओन लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर एंड ईच वन रनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर वन. हर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली रन होती है और हर एक का लॉजिकल प्रोग्राम काउंटर अलग है. और जो फिगर C बता रही है वो क्या बता रही है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल ऑल प्रोसेसेस हैव मेड अ प्रोग्रेस. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस रन हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, बट
एट एनी गिवन इंस्टेंस ओनली वन प्रोसेस इज एक्चुअली रनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोसेस रन हो रही है, लेकिन एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन है। यहाँ पर ये पॉइंट पे देख सकते हो कि आप ये टाइम पर प्रोसेस ए रनिंग मोड पर है। अब पर्टिकुलर आप ये टाइम पर जाओगे तो यहाँ पर भी प्रोसेस ए रनिंग है। अभी पर्टिकुलर ये पॉइंट पर आप जाओगे ये टाइम पीरियड पर, तो यहाँ पर प्रोसेस सी रन है, मीन्स एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन है। दिस शोज़ हाउ different processes can run at the different time। यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग बताया, फिर यहाँ पर 4 प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअली सेपरेटली रन हो रही है, और यहाँ पर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन हो रही है। Now we will see basic situation for the process creation। बेसिक सिचुएशंस फॉर द प्रोसेस क्रिएशन, उसमें पहला है सिस्टम इनिशियलाइजेशन। सेवरल प्रोसेसेस आर क्रिएटेड बाय द क्रिएटेड एट सिस्टम बूट टाइम। जब भी सिस्टम बूट होगी, जब भी सिस्टम स्टार्टअप होगी, तभी कितनी प्रोसेसेस इनिशियलाइज हो जाती है, प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। जब आप आपकी सिस्टम को, कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, तभी कितनी प्रोसेसेस क्रिएट हो जाती है। फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस आर क्रिएटेड। अब प्रोसेस दो तरह की हो सकती है, फोरग्राउंड हो सकती है और बैकग्राउंड हो सकती है। फोरग्राउंड जो आगे प्ले होती है, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड में प्ले होती है। फोरग्राउंड प्रोसेसेस अलाउज द यूज़र टू अकम्प्लिश अ टास्क, इंटरेक्ट विद द यूज़र। जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस होगी वो क्या करेगी, यूज़र को अलाउ करेगी अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, वो यूज़र के साथ इंटरेक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल, यूज़र ओपन MS वर्ड बाय क्लिकिंग ऑन अ MS वर्ड आइकन। जब यूज़र माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर जाकर उसको क्लिक करता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता है, दैट प्रोसेस इज़ फोरग्राउंड प्रोसेस, बिकॉज ये प्रोसेस यूज़र के साथ इंटरेक्शन करती है, यूज़र को अलाउ करती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। और बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगी, वो यूज़र का इंटरेक्शन नहीं मांगेगी, डू नॉट इंटरेक्ट विद द यूज़र। यूज़र से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा वो प्रोसेस का। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस टू एक्सेप्ट अ मेल। अब कोई पर्सन आपको मेल कर रहा है तो वो मेल डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। दैट डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरेक्शन विद द यूज़र। यूज़र को उसका कुछ इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब भी कोई बंदा आपको मेल करेगा तो वो डायरेक्टली इनबॉक्स में आ जाएगा। सो दैट प्रोसेस टू एक्सेप्ट द मेल इज़ बैकग्राउंड प्रोसेस। नाउ द सेकेंड is running process, executing process creation system call, that is also called a fork. Now we will see what is fork. A process creation system call is executed from an already existing process to create the new one। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस है P1, उसको अपना काम करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उसने क्या किया, ऑलरेडी 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट की। ऑलरेडी a process creation system call is executed from an already existing process to create the new one। प्रोसेस P1 ने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए दूसरी 2 प्रोसेसेस को क्रिएट किया, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। अब यहाँ पर प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। So running process will issue a system call fork to create one or more new processes to help it। प्रोसेस P ने अपना काम टास्क कंप्लीट करने के लिए उसने किसकी हेल्प ली, प्रोसेस P2 और P3। इट में पॉसिबल P3 के बाद P4 P5 भी वो क्रिएट कर सकता है, और ये सारी प्रोसेस की हेल्प से प्रोसेस P1 कंप्लीट हुई। फॉक मेक्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस। फॉक क्या करता है, एग्जैक्ट रेप्लिका बनाता है कॉलिंग प्रोसेस का, विच रिजल्ट इन द पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जाती है। यहाँ पे प्रोसेस P1 ने P2 और P3 को क्रिएट किया, तो हियर P1 इज़ अ पेरेंट प्रोसेस एंड P3 एंड P2 is a child process। parent child relationship create हुई। a process fetching a large amount of data and execute it will create 2 different processes। process fetching a large amount of data, प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फैच करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड एग्जीक्यूट इट विल
create two different processes, one for fetching data and another for executing it. दो डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट होगी, एक डेटा को फैच करेगी और दूसरी डेटा को एग्जीक्यूट करेगी. क्रिएट प्रोसेस इज़ द सिस्टम कॉल यूज टू क्रिएट अ प्रोसेस इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी सिस्टम कॉल होगा, फॉक होगा, तो क्रिएट प्रोसेस नाम का फंक्शन कॉल होगा. क्रिएट प्रोसेस that is the keyword that exactly is used. C is capital, so it is capital. P is capital, so it should be capital. It is a keyword, create process, that this function is used to call a fork. Create process is actually a function name that is called whenever the fork is called, whenever a system call is used. In Unix OS, fork is used, fork function is used. This is the name of the function, fork. Now third is user request. अब प्रोसेस क्रिएट हो सकती है जब यूज़र को रिक्वायरमेंट हो, यूज़र को रिक्वेस्ट हो, तब भी प्रोसेस का क्रिएशन हो सकता है. न्यू प्रोसेसेस कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड व्हेन अ यूज़र टाइप अ कमांड और डबल क्लिक ऑन आइकन टू स्टार्ट अ प्रोग्राम. जैसे आपने देखा कि यूज़र ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर डबल क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हुआ. दैट इज़ अ यूज़र रिक्वेस्ट प्रोसेस. यूज़र ने रिक्वेस्ट की, यूज़र ने डबल क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर, तो प्रोसेस हुई और MS वर्ड ओपन हुआ. या तो ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने समथिंग, कोई कमांड टाइप की है और प्रोसेस क्रिएट हुई. If a operating system has a command-based interface, a new process uses the window in which it is created. वहाँ पर क्या होगा, अगर कमांड बेस्ड इंटरफेस है तो यूज़र कमांड टाइप करेगा और वो कमांड टाइप होने के बाद प्रोसेस क्रिएट होगी. इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ग्राफिकल, अगर वो GUI प्रोवाइड करती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, तो जब भी यूज़र कोई आइकन पर क्लिक करेगा, कोई ग्राफिकल आइकन पर क्लिक करेगा, तो प्रोसेस क्रिएट होगी. इन बोथ द केसेस यूज़र हैव अ मल्टीपल विंडोज़ ओपनड साइमल्टेनियसली एंड दे कैन इंटरेक्ट विद द प्रोसेसेस थ्रू अ माउस क्लिक. दोनों केसेस में यूज़र के पास मल्टीपल विंडोज़ होती है, साइमल्टेनियसली ओपन होती है, एंड दे कैन इंटरेक्ट विद द प्रोसेसेस थ्रू अ माउस क्लिक. माउस क्लिक से आप डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर डबल क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, तो दैट इज़ वन प्रोसेस. और आपने दूसरा भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक कर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को ओपन किया. अब आपको फिर से बैक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाना है तो आप वो विंडो पर जा सकते हो. दो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग विंडोज़ में ओपन है, दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली है. आप माउस क्लिक के थ्रू वो मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ काम कर सकते हो, साइमल्टेनियसली डिफरेंट मल्टीपल विंडोज़ में काम कर सकते हो. इनिशियलाइजेशन ऑफ बैच प्रोसेसेस. Processes can be created is through batch systems found on a mainframe computer. अब यहाँ पर बैच प्रोसेसेस जो है वो कहाँ पर फाउंड की जाती है, कहाँ पर देखी जाती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड इज़ थ्रू बैच सिस्टम. बैच सिस्टम के द्वारा जो भी प्रोसेस क्रिएट की जाती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जनरली पाई जाती है, फाउंड की जाती है. यूज़र्स गिव अ बंच ऑफ टास्क. यूज़र्स क्या करता है? बंच ऑफ टास्क देता है कंप्यूटर को. एंड इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उसके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो भी न्यू प्रोसेस की रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा. Now check your progress till now. Process is an instance of the program that is being executed, true or false. Dash is a memory location that the process can access. And the last is there are 4 basic situations for the process creation. Guess your answers. Check your answers. Now we will see process state.
Starting from the execution of the process, it passes through different states till its termination. जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब से लेकर प्रोसेस का टर्मिनेशन होता है, प्रोसेस ख़त्म होती है, वहाँ तक प्रोसेस डिफरेंट स्टेट में होती है. प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम प्रोसेस के स्टेट डिफरेंट चेंज होते रहते हैं. द स्टेट ऑफ द प्रोसेस चेंजेस वाइल इट्स प्रोसेस इज रनिंग. प्रोसेस जब रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, उसके प्रोसेस के स्टेट चेंज होते रहते हैं. द स्टेट इंडिकेट व्हाट द प्रोसेस इज़ करंटली डूइंग. अब जो प्रोसेस का स्टेट है वो क्या बताता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो प्रोसेस क्या कर रही है, पर्टिकुलर टाइम पर वो प्रोसेस का स्टेट क्या है, वो प्रोसेस कर क्या रही है, करंटली व्हाट इज़ डूइंग द प्रोसेस. There are three states of the process: ready, running and waiting. Ready state में क्या होगा? The process is ready to go but is waiting to get granted the CPU as some other process is using it. रेडी स्टेट में ऐसा होगा कि प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन वो वेट कर रही है सीपीयू का, बिकॉज सीपीयू इज़ अलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस. दूसरी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट किया गया है. जब सीपीयू फ्री होगा और वो सीपीयू प्रोसेस को अलोकेट किया जाएगा तब प्रोसेस रन होगी. सो whenever the process is waiting for the CPU, it is in ready mode. रनिंग मोड में क्या होगा? द प्रोसेस इज़ एक्चुअली यूजिंग द CPU एट द मोमेंट एंड इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड. रनिंग मोड में प्रोसेस होगी, इट मीन्स वो टाइम पर प्रोसेस CPU को यूज़ कर रही है. एट दैट मोमेंट CPU इज़ यूज्ड बाय दैट प्रोसेस और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है. रनिंग स्टेट में होगी तब. वेटिंग स्टेट में होगी प्रोसेस, इट मीन्स स्लीपिंग और ब्लॉक स्टेट. स्लीपिंग और ब्लॉक स्टेट, ये स्टेट में क्या होगी? प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इवेंट. यहाँ पर क्या होता है? इवन इफ़ द CPU इज़ फ्री टू हैंडल द रिक्वेस्ट, अ प्रोसेस एट दिस स्टेट विल नॉट यूज़ इट एज इट इज़ वेटिंग फॉर सम एक्सटर्नल इवेंट्स टू अकर. अब प्रोसेस स्लीपिंग या ब्लॉक मोड में होगी, इट मीन्स CPU अगर फ्री होगा तो भी वो CPU को यूज़ नहीं करेगी, बिकॉज इट रिक्वायर एनी अदर एक्सटर्नल इवेंट्स टू अकर. उसको फॉर एग्ज़ाम्पल IO रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, IO रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को अवेलेबल होगा तब तक वो वेट करेगी, तब तक वो स्लीपिंग ब्लॉक स्टेट में रहेगी. जब उसको IO रिसोर्सेज अलोकेट हो जाएंगे तो वो IO रिक्वेस्ट को कंप्लीट करके फिर वो CPU के पास जाएगी. इट मीन्स वेटिंग स्टेट में हो प्रोसेस, स्लीपिंग या ब्लॉक स्टेट में हो, तब वो CPU का वेट नहीं कर रही है, वो कोई एक्सटर्नल इवेंट्स अकर होने का वेट कर रही है. नाउ हियर इज़ द प्रोसेस लाइफ साइकिल. जब प्रोसेस क्रिएट होती है तब न्यू स्टेट में होती है. व्हेन द प्रोसेस इज़ क्रिएटेड, नाउ इट इज़ इन रेडी स्टेट, मतलब वो CPU का वेट कर रही है. जब CPU फ्री होगा, उसको अलोकेट होगा, तब वो क्या करेगी? रनिंग स्टेट में जाएगी. जब CPU बिज़ी होगा तब तक प्रोसेस रेडी स्टेट में होगी, CPU का वेट करेगी. जब CPU अलोकेट हुआ, CPU फ्री हुआ, तो CPU को शेड्यूल किया उसने और वो प्रोसेस गई रनिंग स्टेट में. अब प्रोसेस के रन होने के टाइम पर, उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर, इट में पॉसिबल को उसको IO रिक्वेस्ट आई, इनपुट आउटपुट डिवाइस की कोई ज़रूरत पड़ी, तो प्रोसेस क्या करेगी? रनिंग स्टेट में से वेट या तो ब्लॉक स्टेट में जाएगी. नाउ प्रोसेस वेट या तो ब्लॉक स्टेट में है, तो यहाँ पर प्रोसेस किसका वेट कर रही है? IO रिसोर्सेज का वेट कर रही है कि जब IO रिसोर्सेज फ्री होगा तब वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को यूज़ करेगी प्रोसेस और IO टास्क कंप्लीट होगा, इनपुट आउटपुट टास्क कंप्लीट होगा. जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तब प्रोसेस वेट और ब्लॉक स्टेट में से रेडी स्टेट में जाएगी IO टास्क कंप्लीट करके. नाउ हियर द प्रोसेस इज़ अगेन इन रेडी स्टेट. फिर से वो रेडी स्टेट में आई. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया और वो डायरेक्टली रनिंग मोड में चली गई, ऐसा नहीं होगा. डायरेक्टली उसको CPU मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट किया, उसके बाद वो रेडी स्टेट में गई, मतलब वो फिर से CPU को अलोकेट होने में वेट करेगी, वो CPU का वेट करेगी.
अब इट में पॉसिबल कि एक प्रोसेस ने आईओ रिक्वेस्ट की और उसने आईओ टास्क कंप्लीट किया, वहाँ तक सीपीयू किसी और प्रोसेस को अलोकेट किया गया हो। सो यहाँ पर जो प्रीवियस वाली प्रोसेस थी, पहले वाली जो प्रोसेस थी, वो फिर से सीपीयू का वेट करेगी, फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगी, फिर जब सीपीयू उसको अलोकेट होगा तब वो शेड्यूल्ड होगी और फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगी, प्रोग्राम फिर से प्रोसेस फिर से एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो आएगी टर्मिनेशन स्टेट में। सो दिस इज़ द प्रोसेस लाइफ साइकिल। When a process is just created, it is in a new state. जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है तब वो क्या होती है, जस्ट अ न्यू स्टेट में होती है। इट इज़ इन सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेस इज़ क्रिएटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस क्रिएट होती है तब उसको सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लाता है। Whenever the process is going from the new state to ready state, प्रोसेस जब क्रिएट होगी तब क्या होगा, प्रोसेस स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट होगा और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसे क्रिएट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से डिफरेंट प्रोसेसेस को हैंडल करती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या क्या कंटेन करता है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, प्रोटेक्शन, ये सारी प्रोसेस की जो डिटेल्स है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। हर एक प्रोसेस का अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसको पीसीबी बोलते हैं। नाउ हियर प्रोसेस अब क्या है, रेडी मोड में है, मतलब वो क्या प्रोसेस क्रिएट हो गई, अब वो रेडी मोड में है, मतलब वो सीपीयू का वेट कर रही है। सीपीयू बिज़ी है कोई और प्रोसेस के साथ और वो वेट कर रही है कि सीपीयू फ्री होगा, उसको शेड्यूल होगा, फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगी। नाउ सीपीयू के अंदर दूसरी कोई प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग है, यहाँ पर रेडी क्यू में प्रोसेस आएगी, ऐसे क्यू बनती है प्रोसेसेस की, यहाँ पर प्रोसेस क्यू के अंदर ऐड होगी और सिक्वेंशियली प्रोसेस रन होगी। जब भी सीपीयू फ्री होगा पहले प्रोसेस P1 का टर्न आएगा, फिर P2 का, फिर 3 का, फिर P4 का। नाउ अब सीपीयू को क्या किया, सीपीयू विल एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। सीपीयू लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब सीपीयू फ्री हुआ, वो प्रोसेस को शेड्यूल किया गया और प्रोसेस क्या हुई, रनिंग मोड में गई। सीपीयू को अलोकेट किया गया प्रोसेस को। नाउ हियर द प्रोसेस इज़ इन रनिंग मोड। सीपीयू विल एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि MS वर्ड है, म्यूज़िक फाइल है, ब्राउज़र है, ये सारा एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रही है। ईच प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम क्वांटम। अब यहाँ पर इट में पॉसिबल कि एक प्रोसेस रन हो रही है, एक प्रोसेस ऑलरेडी सीपीयू को अलोकेट है और दूसरी कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस सीपीयू के पास आती है, देन व्हाट विल हैपन, जो प्रोसेस करंटली रनिंग थी वो प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट के पास जाएगी। वेटिंग क्यू प्रेजेंट इन रैम, इस तरह का वेटिंग क्यू होगा। सॉरी, वी विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। जब सीपीयू के पास हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आएगी तो ये प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी और सीपीयू पहले वो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को रन करेगी और ये प्रोसेस अगेन वेटिंग क्यू में जाएगी। नाउ अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जब प्रोसेस रन हो रही है तब उसको प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हुई। यहाँ पर प्रोसेस रन हो रही है और इन बिटवीन उसको आईओ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई, आईओ रिक्वेस्ट आई, तो वो क्या करेगी, फिर से वेट या ब्लॉक मोड में जाएगी और सीपीयू फ्री हो जाएगा वो प्रोसेस से। वेटिंग क्यू प्रेजेंट इन रैम, इस तरह का वेटिंग क्यू होता है रैम में।
अब जब उसको, अब यहाँ पर वेट और ब्लॉक मोड में है प्रोसेस, इट मीन्स इट इज़ वेटिंग फॉर द आईओ रिसोर्स की वेट कर रही है। जब उसको आईओ रिसोर्स अलोकेट होगा तब वो आईओ टास्क कंप्लीट करेगी प्रोसेस, और फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगी। और फिर रेडी स्टेट में जाने के बाद वो फिर से सीपीयू का वेट करेगी, सीपीयू शेड्यूल होगा और फिर अगेन वो रनिंग मोड में जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी प्रोसेस का आईओ टास्क कंप्लीट हो जाता है फिर वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जाती, डायरेक्ट उसको सीपीयू अलोकेट नहीं होता, वो अगेन रेडी मोड में जाती है और सीपीयू का वेट करती है। नाउ प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, देन whenever the completion of the process is done, the process is terminated, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। प्रोसेस स्ट्रक्चर इज़ डिलीटेड, जब भी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तब क्या होता है, प्रोसेस फिनिश हो जाती है तब प्रोसेस का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो भी डिलीट हो जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस स्ट्रक्चर कब क्रिएट होता है, जब प्रोसेस न्यू स्टेट में होती है, जब प्रोसेस क्रिएट होती है तब वो क्रिएट होता है, और जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो ये दोनों प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दोनों डिलीट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोसेस का लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। जब तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा तब तक उसकी लाइफ स्पैन रहेगी, तब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा, और जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विल बी डिलीटेड और मेन मेमोरी भी फ्री हो जाएगी। जो प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेन मेमोरी ऑक्यूपाई की थी वो भी फ्री हो जाएगी। नाउ वी विल सी द पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हियर इज़ द पीसीबी। उसमें पहला है प्रोसेस स्टेट, इंडिकेट द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस एज न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी। जैसे हमने देखा आगे कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं प्रोसेस के, तो यहाँ पर ये ब्लॉक में क्या बताएगा कि प्रोसेस करंटली कौन से स्टेट में है। अभी वो रनिंग स्टेट में है, न्यू स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है कि रेडी स्टेट में है, वो प्रोसेस स्टेट कंटेन करेगा। प्रोसेस नंबर या तो उसको प्रोसेस आईडी भी बोल सकते हैं। अ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड विद द ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द क्रिएशन एंड यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। हर एक प्रोसेस को प्रोसेस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है उसको एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिया जाता है। इंटीजर मतलब वो पॉइंट में नहीं हो सकता, प्रोसेस नंबर 1.1, 1.2 ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव नंबर होगा। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 40, प्रोसेस 50 ऐसे इंटीजर वैल्यू होगी वहाँ पर। गेट PID कमांड इज़ यूज टू रिटर्न द करंट प्रोसेस नंबर। PID प्रोसेस ID की वैल्यू लेने के लिए गेट PID कमांड यूज़ होता है। एंड in order to read the parent's ID we can use the get PPID commands। अब यहाँ पर हमने देखा था कि one process can create a two child process, तो फिर यहाँ पर parent process ID को लेनी हो, get करनी हो तो क्या होगा, गेट PPID कमांड यूज़ होगा। जब एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट करे, चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट करे, तो जो फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस है उसने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को क्रिएट किया, तो जो P1 प्रोसेस हुई वो कौन सी हुई, पेरेंट प्रोसेस हुई। तो पेरेंट प्रोसेस का PID प्रोसेस नंबर लेना हो, गेट करना हो तो कौन सा कमांड यूज़ होगा, गेट PPID कमांड यूज़ होगा। इट मीन्स एवरी प्रोसेस इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स PID प्रोसेस नंबर, और प्रोसेस नंबर हर एक प्रोसेस का यूनिक होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। ईच प्रोसेस की PID अलग होगी, यूनिक होगी। नाउ प्रोग्राम काउंटर, a value indicating the next instructions to be executed for the process। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो वैल्यू कंटेन करता है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस। दूसरी कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस की, दैट कंटेन्स द प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर्स इंक्लूड accumulators, stack pointers and like maintains the current value produced। ये क्या करेगा, रजिस्टर्स accumulator में कंटेन करेगा, स्टैक पॉइंटर्स कंटेन करेगा। When the process runs
so that the process resumes from where it is left off in case of interruptions। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस एक बार रनिंग स्टेट में गई, फिर उसके बाद उसको आईओ रिक्वेस्ट आई या कोई अदर रीज़न से वो प्रोसेस स्लीप या ब्लॉक मोड में गई, और फिर जब भी उसको आईओ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वो आईओ टास्क कंप्लीट करके फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगी, और जब फिर से रनिंग स्टेट में आएगी तब उसको जो पहले वाली जो सारी वैल्यूज़ थी वो सारी रिज्यूम करके वो वैल्यू रजिस्टर के थ्रू उसको मिलेगी, और प्रोसेस जहाँ से इनकम्प्लीट थी, जहाँ से अधूरी थी, जहाँ से उसका एग्जीक्यूशन रुका हुआ था वहीं से वो स्टार्ट होगी। सो रजिस्टर का काम है कि जब भी प्रोसेस स्टॉप्स हो तो उसकी सारी वैल्यूज़ को वो कंटेन करता है रजिस्टर, और जब भी प्रोसेस रिज्यूम हो मतलब अगेन स्टार्ट हो तो वो सारी वैल्यूज़ प्रोसेस को दी जाती है, और प्रोसेस जहाँ से अटकी हुई थी, जहाँ से स्टॉप हुई थी वहीं से उसका एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट होगा। मेमोरी यूनिट होल्ड द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स पेज टेबल साइज एक्सेट्रा। मेमोरी यूनिट जो है वो क्या करता है, बेस और रजिस्टर्स, पेज टेबल साइज, ये सब को कंटेन करता है, ये सब की वैल्यूज़ को कंटेन करता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द प्रोसेस। 3 तरह के मेन टाइप्स है, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस और लास्ट में है डायोमॉन्स। Now we will see the interactive processes. Interactive processing means the person needs to provide the computer with the instruction whilst it is doing the processing. जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, रनिंग हो, उसको क्या कंप्यूटर का उसका इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है प्रोसेस को। इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग मीन्स दैट द पर्सन नीड्स टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस। इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग में क्या होगा, जब भी प्रोसेस रन हो रही होगी, जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी, तब उसको इंस्ट्रक्शंस यूज़र को प्रोवाइड करने पड़ेंगे थ्रू द कंप्यूटर। इट नीड्स अ पर्सन इंटरैक्शन, पर्सन्स यूज़र को इंटरैक्शन करना पड़ेगा यूज़र नीड्स टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वाइल प्रोसेस इज़ रनिंग। जब प्रोसेस रन हो रही है तब यूज़र को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। Interactive processes are the processes which are started by someone connected to the computer। कोई यूज़र कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा, वो यूज़र के थ्रू इंटरैक्टिव प्रोसेसेस स्टार्ट होगी। इंटरैक्टिव प्रोसेसेस जो होगी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, वो यूज़र के इंटरैक्शन से, यूज़र की इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट होगी। They are initialized and controlled through a terminal session, नॉट ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि वो सिस्टम फंक्शन के पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं इनिशियलाइज और कंट्रोल होगी, वो सिस्टम फंक्शन का पार्ट नहीं है इंटरैक्टिव प्रोसेसेस। वो इंटरैक्टिव प्रोसेसेस इनिशियलाइज्ड और कंट्रोल होती है यूज़र के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम फंक्शन के पार्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट और रन नहीं होगी, यूज़र को इनिशियलाइज और कंट्रोल करना पड़ता है। दिस प्रोसेसेस कैन रन इन अ फोरग्राउंड। जैसे हमने देखा था आगे 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड प्रोसेस जो होती है वो यूज़र का इंटरेक्शन रिक्वायर करती है, और बैकग्राउंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शन रन होती है। तो यहाँ पर जो इंटरैक्टिव प्रोसेसेस है वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस है, मतलब उसको यूज़र के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, विदाउट यूज़र इंस्ट्रक्शंस वो प्रोसेस रन नहीं होती। एंड अदर एप्लीकेशंस कैन नॉट बी स्टार्टेड एज लॉन्ग एज दिस प्रोसेस इज़ रनिंग इन द फोरग्राउंड। अब यहाँ पर जब इंटरैक्टिव प्रोसेसेस फोरग्राउंड में चल रही होती है तब और एप्लीकेशंस जो होती है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये प्रोसेस जो यूज़र इंटरेक्शन से स्टार्ट हुई है वो उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होता, तब तक दूसरी प्रोसेस फोरग्राउंड में रन नहीं हो सकती। This process can also run in the background so that the terminal in which you started the program can accept the new command while the program is running. The processes can also run in the background. अब ये जो प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में रन हो सकती है, सो दैट द टर्मिनल इन विच यू हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट द न्यू कमांड। सो जो प्रोग्राम
जो टर्मिनल है, सो दैट द टर्मिनल इन विच यू हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम, जिसमें आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो नया कमांड एक्सेप्ट कर सके जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू हो तब। इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ कि आपने MS वर्ड भी ओपन किया है और साथ में मीडिया प्लेयर भी ओपन किया है, तो आप दोनों ही प्रोसेस, यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस इंटरैक्टिव प्रोसेस है। बाय क्लिकिंग द आइकन ऑन द MS वर्ड यू कैन ओपन द MS वर्ड, एंड बाय क्लिकिंग द आइकन ऑन द मीडिया प्लेयर देन इट विल ओपन द मीडिया प्लेयर। अब ये दोनों ही प्रोसेसेस जो है वो अलग अलग विंडो में चलेगी। जब यूज़र MS वर्ड की विंडो पर आइकन पर क्लिक करेगा तो MS वर्ड ओपन होगा, वो फोरग्राउंड में चलेगा, वो प्रोसेस फोरग्राउंड में चलेगी। अब आप यूज़र को मीडिया प्लेयर से काम करना है तो वो मीडिया प्लेयर के विंडो पर क्लिक करेगा तो मीडिया प्लेयर ओपन होगा, तो MS वर्ड वाली जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चली गई। In such a cases, the user is allowed to do other activities in the terminal from which he or she started the program। जैसे मैंने आपको बोला while it is running कि यूज़र मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, मल्टीपल विंडोज़ के अंदर काम कर सकता है। द टर्मिनल प्रोवाइड्स अ सर्विस कॉल्ड अ जॉब कंट्रोल दैट इनेबल्स अ सिंपल मैनेजमेंट टू द सेवरल प्रोसेसेस बाय मूविंग अमॉन्ग द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। एक साथ वो MS वर्ड में भी काम कर सकता है, मीडिया प्लेयर में भी काम कर सकता है, पेंट में भी काम कर सकता है। एक साथ वो इतनी सारी विंडोज़ में इतनी सारी प्रोसेसेस के साथ काम कर सकता है। एट ए टाइम जो विंडो ओपन होगी उसकी प्रोसेस फोरग्राउंड में होगी और रिमेनिंग जो विंडो की प्रोसेसेस होगी, फॉर एग्जांपल पेंट में करंटली पेंट में यूज़र करंटली काम कर रहा है तो पेंट ओपन करने की जो प्रोसेस है वो फोरग्राउंड में होगी, और जो रिमेनिंग जितनी भी प्रोसेसेस यूज़र ने की है MS वर्ड ओपन करने की और मीडिया प्लेयर ओपन करने की, ये सारी विंडोज़ जो होगी वो टास्क बार में व्यू तो होगी लेकिन वो बैकग्राउंड में वो प्रोसेसेस चलेगी। विथ दिस सर्विस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू स्टार्ट द प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड इमीडिएटली। ये सर्विस के हिसाब से इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट द प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड इमीडिएटली। अगर आपको एक विंडो में से दूसरी विंडो में इमीडिएटली जाना है तो टास्क बार पर बाय क्लिकिंग दैट विंडो यू कैन गो इमीडिएटली टू दैट प्रोग्राम्स। Now the second is automatic processes. Automatic or batch processes are the processes that have no linkage to a terminal but are requested into a spooler area where they wait to be executed in a FIFO basis। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस में यूज़र इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रन होती है और FIFO मैनर में रन होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे रन होती है। ये प्रोसेसेस एक क्यू में होती है और जैसे ही उसका क्यू में उसका नंबर आता है तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और FIFO मैनर में एग्जीक्यूट होती है। जो क्यू होती है वो FIFO मैनर को एग्जीक्यूट फॉलो करती है, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सच टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग वन ऑफ द टू क्राइटेरिया। फर्स्ट है एट अ सर्टन डेट एंड टाइम डन यूजिंग द एट कमांड। कुछ प्रोसेसेस पर्टिकुलर डेट और टाइम को एग्जीक्यूट होती है। एंड सेकेंड इज़ एट टाइम व्हेन द टोटल सिस्टम लोड इज़ लो इनफ टू एंटरटेन एडिशनल टास्क डन यूजिंग द बैच कमांड। जो सर्टन डेट और टाइम पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है वो किससे डन यूजिंग एट कमांड, उसका कमांड सेट किया होता है कि वो कमांड के थ्रू वो प्रोसेस पर्टिकुलर डेट और टाइम को एग्जीक्यूट होगी। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जब सिस्टम का लोड लो हो और एडिशनल टास्क करने के लिए वो अवेलेबल हो, तब सिस्टम का लोड कम होता है तब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। और ये प्रोसेस कैसे होगी? बैच कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, बैच कमांड के थ्रू डन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट टास्क आर पुट इन अ क्यू वेयर दे वेट टू बी एग्जीक्यूटेड।
बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, टास्क को क्यू में रखा जाएगा और वहाँ पर वो वेट करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए अनटिल द सिस्टम लोड इज़ लोअर देन 0.8। जब सिस्टम का लोड 0.8 से लो होगा तब तक वो प्रोसेस क्यू में रहेगी और जैसे ही सिस्टम का लोड 0.8 से लो हुआ वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जीक्यूट होगी। इन अ लार्ज एनवायरनमेंट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में प्रीफर अ बैच प्रोसेसिंग। लार्ज एनवायरनमेंट में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैच प्रोसेसिंग को प्रीफर करता है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैव टू बी प्रोसेस्ड और व्हेन टास्क डिमांडिंग अ लॉट्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एन ऑलरेडी लोडेड सिस्टम। लार्ज एनवायरनमेंट्स में क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैच प्रोसेसिंग को प्रीफर करता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैव टू बी प्रोसेस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना होता है और जहाँ पर टास्क डिमांडिंग लॉट्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, जो प्रोसेसेस को लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैच प्रोसेसिंग को प्रीफर करता है। बैच प्रोसेसिंग इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइजिंग बैच प्रोसेसिंग ऑल्सो यूज्ड ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को यूज करता है बैच प्रोसेसिंग। नाउ द थर्ड इज डायमॉन्स, इट प्रोनाउंस्ड एज ए डीमॉन। Daemon processes. Daemon processes are the server processes that run continuously. वो server processes है जो continuously run होती है. Most process management of the time they are initialized at the system startup. जब system start होती है, जब system को आप power on करते हो तभी वो process initialized हो जाती है और वो क्या करती है, background में wait करती है जब तक कोई service requirement नहीं आती तब तक। जब system power on हुआ तभी वो process initialized हो गई और वो बैकग्राउंड में वेट करेगी, जब उसको रिक्वायरमेंट आएगी, जब कोई सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी तब वो प्रोसेस रन होगी। अ टाइपिकल एग्जांपल इज़ द नेटवर्किंग networking daemon which is started in most every boot procedure. बूटिंग प्रोसीजर जब स्टार्ट होती है स्टार्टअप की सिस्टम जब पावर ऑन होता है तभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इनिशियलाइज्ड हो जाती है इन नेटवर्किंग। आफ्टर द सिस्टम इज़ बूटेड द नेटवर्क डीमोन जस्ट सिट। जब सिस्टम बूट हो गई तब वो प्रोसेस क्या करेगी, जस्ट वेट करेगी, सिट करेगी एंड वेट अनटिल अ क्लाइंट प्रोग्राम। जब तक क्लाइंट प्रोग्राम की रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक वो वेट करेगी। सच एज FTP क्लाइंट, जैसे FTP क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, FTP क्लाइंट को कनेक्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट आई तो फिर वो प्रोसेस डीमॉन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। Till now check your progress. First one is true or false, then second is MCQ, then again is MCQ. Guess your answers. Now check your answers. So here unit 3 is completed. What we have seen in unit 3, let's revise. First we have seen the introduction and definition of process, then we have seen overview of process, फिर उसके बाद हमने देखा component of the process, फिर उसके बाद process के states देखे, process की life cycle देखी और last में देखा types of process. I hope you have understand unit 3. So friends, goodbye, have a nice day.